वो बात रह गई थी कि क्लोरेला का सिंगल सेल है, कौन सी मेडिसिन हम इसमें से ऑब्टेन करते हैं? एक मेडिसिन बेटा हम इससे हासिल करते हैं, उसका नाम क्या है? क्लोरेलिन हासिल करते हैं, ठीक है, क्लोरेलिन हासिल करते हैं। फ्रेश वाटर यूनिसेलुलर एल्गा है, कप शेप क्लोरोप्लास्ट है, बाकी यूकैरियोटिक है तो उसके अंदर न्यूक्लियस प्रॉपर नजर आ रहा था आपको, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर आपको पायरिनॉइड नजर आ रहा था, ठीक है, जो कि एक्चुअली स्टोरेज फॉर्म ऑफ स्टार्च है, ठीक है, जो एक्चुअली आपके पास स्टोरेज फॉर्म ऑफ स्टार्च है। चलें, एक जो बात रह गई थी इसके बारे में, वो रह गई थी कि इसके अंदर रिप्रोडक्शन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ जो है एसेक्सुअली होती है, ओनली बाय एसेक्सुअल मेथड्स, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो एसेक्सुअल मेथड्स के जरिए जो है इसके अंदर रिप्रोडक्शन होती है, और एसेक्सुअल मेथड्स के जरिए इसके अंदर रिप्रोडक्शन होती है, वो मेथड कहलाता है एप्लेनोस्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, एप्लेनोस्पोर फॉर्मेशन के जरिए इसमें रिप्रोडक्शन होता है। ये सोच के आने दे रहा हूं कि तुम नमाज पढ़ रहे होगे और तुम इस वजह से देर हुई होगी, ठीक है, वरना मैंने आज किसी क्लास में एंटर नहीं होने दिया किसी को। बैठ आज ये सोच के आने दे रहा हूं कि नमाज पढ़ रहे होगे इसलिए देर हुई। दिस इज कॉल्ड एप्लेनोस्पोर फॉर्मेशन। बेटा यहां बैठो, वहीं बैठो, वहीं बैठो, मैं जगह नहीं नजर आए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए, इसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो कई सारे छोटे छोटे मासेस में डिवाइड हुआ, ठीक है, कई सारे छोटे छोटे मासेस में डिवाइड हुआ, बाहर सेल वॉल एज इट इज है, अंदर सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड छोटे छोटे मासेस बन गए, और जब छोटे छोटे मासेस बन गए तो इन छोटे छोटे मासेस बनने के बाद क्या होगा कि फिर वॉल रप्चर हो जाएगी और ये सारे रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, हर एक इंडिविजुअली क्या कहलाएगा? हर एक इंडिविजुअली क्लोरेला कहलाएगा, ठीक है। इस मेथड को हम नाम देते हैं एप्लेनोस्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज एप्लेनोस्पोर फॉर्मेशन। चलिए, तो आपको उसके अंदर रिप्रोडक्शन मिल रही है एसेक्सुअल मेथड के जरिए, और वो मिल रही है आपको एप्लेनोस्पोर फॉर्मेशन के जरिए, ठीक है। चलें, इसके बाद आइए फर्दर, अगला एल्गा जिसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं वो आपके पास क्या है? वो आपके पास है अल्वा। अल्वा का आम नाम है सी लेटस, ठीक है, अल्वा का आम नाम है सी लेटस। जी मोहतरम, कहां चले? ठीक है, पीछे बैठो, कोना वाली सीट पे बैठो, यहाँ जगह नहीं है, सबसे पीछे। हाँ, अल्वा का आम नाम है सी लेटस। सी लेटस इसको क्यों कहते हैं? ये एक अदर मल्टी सेलुलर एल्गा है, और इसकी शक्ल जो है वो आपके पास, इसकी शक्ल जो है वो लेटस के पत्तों से मिलती जुलती है, इसलिए आप इसको जो है वो सी लेटस का नाम दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए आप इसको जो है वो सी लेटस का नाम दे रहे हैं। चलिए, सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। This consists of thallus body। एक वर्ड है थैलस, किसी ने सुना इससे पहले? थैलस, थैलस किसे कहते हैं? थैलस कहते हैं स्ट्रक्चर विच कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। एक ऐसा पौधा
एक ऐसा प्लांट जिसकी बॉडी को आप रूट स्टेम और लीव्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो अलवा का पौधा है, ये किमाड़ी के, पाकिस्तान में किमाड़ी के साहिल पे आपको मिलेंगे लगे हुए। अगर ये लगा हुआ है तो आप कहेंगे पता नहीं ये पौधा भी है कि नहीं, लेकिन ये पौधा है। ठीक है, प्रोटोक्टिस्टा का मेंबर है, मल्टी सेलुलर प्रोटोक्टिस्ट है। ये इसकी रूट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि जमीन के अंदर होती है, नहीं नजर आती। ये पूरा आपके पास थैलस है और इसकी जो बेस आपको नजर आ रही है ये होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट यानी कि जमीन के अंदर इतनी सख्ती के साथ ये धंसा हुआ होता है कि अगर आप इसको वहां से पकड़ के खींचेंगे तो यहां से टूट जाता है, इस जगह से टूट जाता है। तो हम क्या नाम दे रहे हैं, हम नाम दे रहे हैं कि इसकी बॉडी जो है वो थैलस है। थैलस को डिफाइन कर रहे हैं स्ट्रक्चर विच कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू, which cannot be distinguished into roots, stem and leaves। जिसको हम रूट स्टेम और लीव्स के अंदर डिस्टिंग्विश ना कर सकें। ये तुम्हारे आने का टाइम है, बाकी लोगों ने क्या नमाज नहीं पढ़ी है, तुम देर से आए होगे। आज बैठने दे रहा हूं, नेक्स्ट टाइम बैठने नहीं दूंगा, डिस्टर्ब किया तुमने मेरी क्लास। नेक्स्ट टाइम सारा ख्याल रखें जो भी देर से आ रहे हैं, 1 घंटे तक बाहर बैठे रहिए। रूट स्टेम लीव्स में आप डिस्टिंग्विश ना कर सकें, वो स्ट्रक्चर कहलाता है थैलस। अच्छा, इसकी थिकनेस कितनी होती है? इसकी थिकनेस जो है तो समझ लें 2 सेल्स थिक होती। ठीक है, इसकी थिकनेस सिर्फ इतनी है कि 2 सेल्स थिक। ये देखिए, ये एक प्रॉपर सेल है, ये एक प्रॉपर सेल। तो इसकी जो थिकनेस है वो सिर्फ इतनी है कि सिर्फ 2 सेल्स थिक। इट इज ओनली 2 सेल्स। चलिए, ये हो गई बात आपसे स्ट्रक्चर के बारे में। रिप्रोडक्शन कैसे होती है? इतना नोट करें, फिर मैं आपको जिस जगह चाहिए रिप्रोडक्शन बताता हूँ। एप्लानोस्पोर, APLANO। एप्लानोस्पोर की स्पेलिंग है APLANOSPOR। एप्लानोस्पोर फॉर्मेशन।
ठीक है, इसके बाद आइए फर्दर नेक्स्ट इट इज आपसे बात करने जा रहा हूँ रिप्रोडक्शन के बारे में। इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होगी, तवज्जो आपकी बोर्ड पे होगी। देखिए अलवा जो है, अब तवज्जो देंगे इधर, अलवा जो है वो आपको दो शक्लों में मिलेगा। एक शक्ल जो है वो कहलाएगी आपके पास स्पोरोफाइटिक अलवा और एक कहलाएगी गैमेटोफाइटिकल। ठीक है, अलवा में एक टाइप आपको मिलेगी स्पोरोफाइटिक अलवा और एक कहलाएगी गैमेटोफाइटिक अलवा। स्पोरोफाइटिक अलवा की बेटा खास बात यह है कि उसके हर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद होती है 26। ठीक है, उसके हर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद होती है 26। मैंने आपसे कहा कि अलवा जो है वो 2 सेल्स थिक होता है। ठीक है, 2 सेल्स थिक होता है। तो अब और से सुनिएगा कि इसके हर सेल के अंदर मियोसिस होती है, सेल डिवीजन मियोसिस होती है। और मियोसिस के रिजल्ट में क्या बनेंगे, मियोसिस के रिजल्ट में इसके अंदर बनेंगे क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स। थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं, ये देखें, 4 फ्लैजिला वाले ज़ूस्पोर्स बनेंगे बहुत सारे। कैसे बनेंगे, मियोसिस के जरिए। मियोसिस में शायद आपको ये बात पता हो कि अगर कोई एक चीज डिवाइड हो तो वो 4 बनाती है। एक सेल डिवाइड होता है तो 4 सेल्स बनाते, 4 से फिर आपके पास और मजीद बन जाएंगे। तो हर एक सेल के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगी और क्या बन के सामने आएंगे, क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड। ठीक है, हर एक सेल के अंदर आपको बने हुए मिलेंगे क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर जो है वो बनकर सामने आए।
ठीक है, हर एक सेल के अंदर क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स है वो बने। अब ये जो क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स हैं बेटा, ये पानी में आ गए। ये ऑलमोस्ट ऐसा है कि पानी इससे आगे टकरा रहा होता है, ठीक है, ये पानी में आ गए। जब पानी में आ गए तो ये जो क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स हैं, ये ग्रो करके क्या करेंगे, ये ग्रो करके गैमेटोफाइटिक अल्वा बना लेंगे। This will transform into what? This will transform into गैमेटोफाइटिक अल्वा। जब मियोसिस हुई है 26 से क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे? 26 से क्रोमोसोम्स 13 हो जाएंगे। आपको मिलेंगे 26 क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब जो आपको स्पोरोफाइटिक अल्वा मिलेगा उसके अंदर आपको मिलेंगे 26 क्रोमोसोम्स। इस तरह से क्या हुआ, ये स्पोरोफाइटिक अल्वा गैमेटोफाइटिक अल्वा बनाता है, गैमेटोफाइटिक अल्वा दोबारा से स्पोरोफाइटिक अल्वा बनाता है। इसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। दिस इज टर्म्ड एज आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आइसोमॉर्फिक क्यों होगा? आइसो का मतलब सेम, मॉर्फ का मतलब स्ट्रक्चर। ओके, दोनों की शक्लें सेम है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट की दोनों की शक्लें सेम। आप दूसरी और लाइफ साइकिल्स वगैरह पढ़ेंगे कि उसमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों की शक्लें अलग अलग होती है। यहाँ पे सेम इत्तेफाक की बात, ठीक है। तो ये इसकी लाइफ साइकिल एक बार फिर से रिपीट कर दूं, गौर से सुनिएगा। अल्वा के अंदर आपको स्पोरोफाइटिक अल्वा मिलेगा, आपको गैमेटोफाइटिक अल्वा मिलेगा। स्पोरोफाइटिक अल्वा की खास बात यह है कि उसके अंदर 26 क्रोमोसोम्स होते हैं, गैमेटोफाइटिक अल्वा में 13 क्रोमोसोम होते हैं। स्पोरोफाइटिक अल्वा की का हर सेल मियोसिस करके क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स बनाएगा। इतने क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स बनेंगे कि समझ लें पूरा अलवा खाली हो जाएगा। पूरा अलवा जो है समझ लें कि बिल्कुल वैकेंट होगी। और फिर ये पानी में जंप करेंगे। जब पानी में जंप करेंगे तो हर जो है वो क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर जो है वो ग्रो करके क्या करेगा, हर क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर जो है वो ग्रो करके गैमेटोफाइटिक अल्वा बना लेगा। अब ये जो गैमेटोफाइटिक अल्वा है, इसके हर सेल के अंदर आपको क्या मिलेगी, आपको माइटोसिस मिलेगी। माइटोसिस के रिजल्ट में बाइफ्लैजिलेटेड गैमीट्स बनेंगे। बाइफ्लैजिलेटेड गैमीट्स आपस में फ्यूज करेंगे तो क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे जिसमें 26 क्रोमोसोम होंगे। 26 क्रोमोसोम वाला जाइगोट ग्रो करेगा तो ग्रो करके क्या बनाएगा, ग्रो करके स्पोरोफाइटिक अल्वा बना देगा, ठीक है। जो भी डिवीजन शो करता है अल्वा वो फिर खाली हो जाता है, यानी कि नेक्स्ट टाइम के लिए वो फिर रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट नहीं कर सकता, वो बिल्कुल खाली हो जाता है, ठीक है।
कर लें, नोट कर लें, कुछ पूछना है तो पूछ लें। चलिए, हलवा के बारे में आपसे बात हो गई है, सवाल अगर जहन में तो पूछ सकते हैं।
गैमेटोफाइटिक एल्गा भी आपसे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। बिल्कुल खाली हो जाता है, इसके तमाम सेल्स जो गैमेट्स हमारे। चलें, अच्छा मैंने यहाँ पे आपके पास आपसे कहा कि ये दोनों एक जैसे हैं, इसको नाम दे रहे हैं हम आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये लफ्ज जरूर याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। पूरी किताब में आपके पास आप एनिमल्स में भी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का नाम सुनेंगे, प्लांट्स में भी सुनेंगे, जगह जगह पढ़ेंगे। ये वो वाहिद है जिसके बारे में आप सुनेंगे कि ये आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आइसोमॉर्फिक का मतलब कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों की शक्लें सेम है। आप अगर ढूंढने निकले इनको, ठीक है, तो आप इसको ये नहीं पहचान सकते स्पोरोफाइटिक कौन सा है, गैमेटोफाइटिक कौन सा, ठीक है। चलिए इसके बाद आइए फर्दर, अलवा की आपसे बात हो गई है। देखिए प्लांट लाइक प्रोटोप्टिस के अंदर मैंने आपको एक मिसाल दी थी क्लोरेला की, एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं जो कि एनिमल लाइक प्रोटोप्टिस में भी रखा जा सकता है और प्लांट लाइक प्रोटोप्टिस में भी रखा जा सकता है, और वो आपके पास है यूग्लिना में। पीछे आपको नाम बताकर आ चंद बातें यूग्लिना के हवाले से सुन लें कि देखें इसके अंदर एक फ्लैजिलम ये रहा और एक छोटा सा फ्लैजिलम आपके पास ये मौजूद, ठीक है। अच्छा इसके बारे में अगर बात की जाए तो आपको इसके अंदर क्या मिलेगा, यहां पे आपके पास रेड आई स्पॉट होता है, और ये इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, ठीक है। हियर इज द क्लोरोप्लास्ट, और यूकैरियोटिक है तो आपको इसका न्यूक्लियस भी मिलेगा, ठीक है। यूकैरियोटिक है तो आपको इसके अंदर न्यूक्लियस भी मिलेगा, ओके। इसको हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में क्यों रखते हैं, क्लोरोप्लास्ट मौजूद है इस वजह से हम इसको प्लांट्स में रखते हैं, और रेड आई स्पॉट मौजूद है इस वजह से हम इसको जो है वो प्लांट लाइक प्रोटोप्टिस में रखते हैं। और बाकी बात ये कि फ्लैजिलम वगैरह मौजूद है, तो फ्लैजिलम से ये मूवमेंट करता है, ठीक है। मैंने आपको पीछे फ्लैजिलम के बारे में बताया कि विपिंग एक्शन के जरिए वो मूवमेंट करता है, जिनके पास फ्लैजिलम होता है उसके पास भी फ्लैजिलम है, तो ये भी बिल्कुल कौड़े की तरह से ये हरकत देता है अपने फ्लैजिलम को, ठीक है। तो विपिंग एक्शन के जरिए अपने अपने मूवमेंट जो एक्चुअली करता है। जो छोटा फ्लैजिलम आपको उसका नजर आ रहा है, तो वो छोटा फ्लैजिलम उसको सीधा होने में, उल्टा होने में मदद देता है, ठीक है। सीधा और उल्टा होने में जो छोटा वाला फ्लैजिलम है वो उस काम में मदद देता है, ठीक है। चलें, बस इतनी बात याद रखनी है आपने इसके अंदर। ही आपसे प्लांट लाइक प्रोटोप्टिस जो है उसके बारे में आपसे बात होगी। कोई सवाल करना है पूरे प्लांट लाइक प्रोटोप्टिस के हवाले से तो बता दें, चाहे यूनिसेलुलर हो, चाहे प्लांट, चाहे मल्टी सेलुलर हो, दोनों तरह की प्रोटोप्टिस आपको इसके अंदर जो है वो मिले। सारे के सारे मेंबर्स यूकैरियोटिक होते हैं, सिर्फ एक फाइलम जो आपने प्रोकैरियोटिक पढ़ा उसके अंदर सिर्फ मेंबर्स प्रोकैरियोटिक है, इसके अलावा जितने भी आपने किंगडम्स पढ़ने, तमाम के तमाम किंगडम्स के अंदर आपके पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। चलें, इसके बाद आइए आपसे बात करूं, मैंने जब आपको प्रोटोप्टिस का पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने आपसे एक बात की थी, हम पहले पढ़ेंगे इंशाल्लाह एनिमल लाइक प्रोटोप्टिस, फिर प्लांट लाइक प्रोटोप्टिस, फिर फंजाई लाइक प्रोटोप्टिस पहले नहीं पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे किंगडम फंजाई, ठीक है। उसकी वजह है जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही इसका अंदाजा हो जाएगा। तो पहले आपसे बात कर रहा हूं किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में आपके पास मैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूंगा आपसे, ठीक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा, तो उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है।
मैं आपके सामने एक फंगस बना रहा हूं जो अक्सर औकात जो है वो ब्रेड वगैरह के ऊपर ग्रो करता है। ये फंगस कहलाता है राइजोपस, ठीक है। ये फंगस कहलाता है राइजोपस। अच्छा, राइजोपस के बारे में अगर बात की जाए तो फंगस की पूरी बॉडी क्या कहलाती है? फंगस की पूरी बॉडी कहलाती है माइसीलियम, ठीक है। कोई आपसे कहे कि माइसीलियम किसे कहते हैं, तो एंटायर बॉडी ऑफ फंगस कॉल्ड, एंटायर बॉडी ऑफ फंगस कॉल्ड माइसीलियम। फंगस की पूरी बॉडी जो है वो कहलाती है माइसीलियम, ठीक है। इसके बाद आइए हाइफी किसे कहते हैं। ज्यादातर फंगस में आपको उसकी बॉडी में धागे मिलेंगे। देखें, ये धागा धागे की शक्ल में नजर आता है, ये धागे की शक्ल में नजर आता है, ये धागे की शक्ल में नजर आता है, ठीक है। उसको क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं हाइफी। फंगल बॉडी कंसिस्ट ऑफ थ्रेड्स, थ्रेड या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी, HYPHA। हाइफा सिंगुलर है और हाइफी जो है वो प्लूरल है, ठीक है। फंगल बॉडी कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफा, क्या कहते हैं हम इसको? हाइफी। मजीद डिटेल्स की तरफ आ जाइए। ये आपके सामने मैं हाइफा बना रहा हूं। जो फंगस बेटा मैंने आपके सामने बनाया है, इस फंगस की खास बात यह है, इस फंगस में आपके पास मैंने सेप्टा नहीं दिखाया, ठीक है। मैंने इस फंगस के अंदर सेप्टा बने हुए नहीं दिखाया, तो इसमें सेप्टा नहीं होते। इसमें ये जो आपको न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं ना, ये ऐसे ही होते। और जो दूसरे फंगस आपको मिलेंगे उसमें आपको क्या मिलेगा? उसके अंदर आपको सेप्टा मिलेंगे और उनके अंदर आपको दो दो न्यूक्लियाई मिलेंगे। तो देखिए, ये आपको सेप्टा नजर आ रहे हैं, ये आपको न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये इसकी सेल वॉल है। ये सेल वॉल बनी हुई किसकी है? ये सेल वॉल बनी हुई आपके पास काइटिन की बनी, ठीक है। ये इसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये इसका साइटोप्लाज्म, ओके। ये इसका साइटोप्लाज्म है। इसके बाद इसी साइटोप्लाज्म के अंदर आपको कुछ पार्टिकल्स मिलेंगे, उनको हम कहते हैं ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। फंगस के बारे में बात करें कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर आपको प्लांट वाली मिलेंगी, कुछ आपको एनिमल्स वाली मिलेंगी। तो ना तो हम इसको प्लांट्स में रखते हैं, ना हम इसको एनिमल्स में रखते हैं। ग्लाइकोजन एनिमल्स में मिलता है, तो ये ग्लाइकोजन का मौजूद होना इसको एनिमल्स के करीब करता है। और रही बात प्लांट से क्या चीज करीब करती है, दुनिया में किसी फंगस के पास क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ये जो आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, इनकी प्रेजेंस की वजह से आप इसको कहते हैं ये दे आर लुकिंग लाइक प्लांट्स, ये प्लांट टाइप।
मैंने आपसे वॉल के बारे में कहा कि वॉल जो है इसकी काइटिन की बनी हुई है। काइटिन क्या होता है? व्हाट इज काइटिन? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा है? पॉलीसेक्राइड। सेलुलोज में तकरीबन 2000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, काइटिन के अंदर तकरीबन 1500 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। ठीक है, काइटिन में तकरीबन 1500 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। उसकी सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी हुई है। ठीक है, चलिए इसके बाद आइए फर्दर। मैंने कहा कि ये वाला फंगस जो है इसके अंदर सेप्टा नहीं है, दीवारें नहीं है, लेकिन दुनिया में ऐसे फंगस भी मौजूद है जिनके हाइफी जो है वो सेप्टेटेड होते हैं। अच्छा, जिनके हाइफी सेप्टेटेड होते हैं उनके बीच में आपको ये देखें, सेप्टा के बीच में आपको सुराख भी मिले, जिसके जरिए साइटोप्लाज्म जो है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करके जा सकता है। ठीक है, जिसके जरिए साइटोप्लाज्म जो है वो फ्लो करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आइए फर्दर एक और टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं, सीनोसाइटिक किसे कहते हैं? इसे हम कोइनोसाइटिक नहीं पढ़ते, इसे हम पढ़ते हैं सीनोसाइटिक। सीनोसाइटिक किसे कहते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी जो है उसको हम कहते हैं सीनोसाइटिक। ठीक है, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी है उसको हम नाम देते हैं सीनोसाइट। ये देखिए, ये इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद हैं, तो हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। दिस इज मल्टी न्यूक्लिएटेड और वी कैन आल्सो टर्म इट सीनोसाइट। इसको हम सीनोसाइटिक नहीं कहेंगे। ठीक है, किसी सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो तो उसको हम मल्टी न्यूक्लिएटेड के साथ साथ फंगस अगर है तो उसको हम सीनोसाइटिक का नाम देते हैं। ठीक है, करें, नोट करें।
चलिए इसके बाद आइए फर्दर। बेटा सिनोसाइटिक की टेक्नोलॉजी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। सिनोसाइटिक की टेक्नोलॉजी मैंने आपको बता दी है। मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी जो है वो सिनोसाइटिक कहलाते हैं। इसके बाद आती है फर्दर नेक्स्ट टू इट इज एक और टेक्नोलॉजी आपको बता रहा हूं, और टेक्नोलॉजी आपके पास न्यूक्लियर माइटोसिस। ठीक है, एक और टेक्नोलॉजी जो है वो है आपके पास न्यूक्लियर माइटोसिस। किंगडम फंजाई के जो मेंबर्स हैं वो दरअसल जाहिर करते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस। न्यूक्लियर माइटोसिस आपने क्लास 9 में पढ़ी है। माइटोसिस होती क्यों है? माइटोसिस में एक सेल जो है वो डिवाइड होके दो सेल्स बना लेते हैं, इसको हम नाम देते हैं माइटोसिस। इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद सेम रहती है। अगर इंसानों में माइटोसिस हो 46 क्रोमोसोम इसके अंदर है तो 46 भी इसके अंदर ही हो, ठीक है। अच्छा, आमतौर पे बेटा जो माइटोसिस होती है उसके स्टेप्स में क्या होता है? उसके स्टेप्स में इंसानों में जो माइटोसिस होती है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है। शायद अगर आपको 9 का टॉपिक याद हो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, डिसअपीयर हो जाती है। फिर क्या होता है, फिर क्रोमोसोम पोल्स पे खींचे जाते हैं, फिर दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होती है। इस तरह से माइटोसिस हो जाता है।
यहां भी जब हम लफ्ज यूज कर रहे हैं न्यूक्लियर माइटोसिस का, तो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि ऐसी माइटोसिस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर ही ना हो। ठीक है, ऐसी माइटोसिस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर ही ना हो। तो माइटोसिस दैट अकर्स without disappearance of न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, बगैर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसअपियरेंस के जो माइटोसिस होगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आपके पास न्यूक्लियर माइटोसिस। ठीक है, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी न्यूक्लियर माइटोसिस। एंड spindle fibers are formed. Spindle fibers are formed inside nucleus. जिसमें स्पिंडल फाइबर्स कहां बनेंगे? जिसमें स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, आपने अगर नॉर्मल माइटोसिस देखी है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, तो उसमें स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होती है जो कि सेंट्रियोल्स बनाती है, तो वो होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। यहां पे क्या है? यहां पे ऐसा है कि अगर माइटोसिस हो रही है तो माइटोसिस में पहली बार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब नहीं होगी और जो भी स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे वो न्यूक्लियस के अंदर बनेंगे। तो जब स्पिंडल फाइबर्स न्यूक्लियस के अंदर बनेंगे और क्रोमोसोम अपने अपने पोल्स पे मूव करेंगे, तो हम इसको क्या नाम देंगे? हम इसको नाम देंगे न्यूक्लियर माइटोसिस। ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज न्यूक्लियर माइटोसिस। चलिए, तो ये मैंने आपको फंजाई के बारे में थोड़ी सा ब्रीफ किया है। हेटेरोट्रॉफ किसे कहते हैं? तुम बताओ, हेटेरोट्रॉफ किसे कहते हैं? एक है ऑटोट्रॉफ, एक है हेटेरोट्रॉफ। आप बोलो, ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ किसे कहते हैं? which produce the nutrition found like emotion. Or heterotrophs? What are heterotrophs? Those who cannot prepare their food by their own, they gain their nutrition from other resources. ठीक है, autotrophs they are plants which can prepare their own food by the process of photosynthesis. जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए अपनी न्यूट्रिशन खुद से प्रिपेयर कर ले। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स किसे कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं these are the animals which cannot prepare their own food by the process of photosynthesis but obtain it from other resources. किंगडम फंजाई की जो मेंबर्स हैं, ठीक है, किंगडम फंजाई की जो मेंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, they all are heterotrophs। ठीक है, ये सारे के सारे मेंबर्स जो हैं आपके पास क्या हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। चलिए, अब आइए इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ। ठीक है, अगली बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूं इसके बारे में, वो इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। ये सब तो आपने नोट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद बेटा मैं आपसे इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहा हूं। इसकी क्लासिफिकेशन आपने दो तरह से पढ़नी है। एक क्लासिफिकेशन पढ़नी है अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्शन और एक पढ़नी है आपने अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन। ठीक है, एक रिप्रोडक्शन के मुताबिक आपने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है और एक आपने पढ़नी है अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन। ठीक है, तो next to it going to tell you about the classification of members of kingdom fungi। इसमें आपसे बात करूंगा सबसे पहले
according to nutrition. Classification according to nutrition. पहला नाम आपको बता रहा हूं, सैप्रोट्रॉफिक फंजाई. सैप्रोट्रॉफिक फंजाई. सैप्रोट्रॉफिक फंजाई बेटा किसको कहते हैं? What are the saprotrophic fungi? Obtaining nutrition from dead or body matter. ठीक है. सैप्रोट्रॉफ्स उन्हें कहते हैं जो अपनी न्यूट्रिशन हासिल करते हैं बाय डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है. तो सैप्रोट्रॉफिक फंजाई कौन से? दीज फंजाई obtain nutrition by decomposing dead organic matter. ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाता है. ब्रेड एक्चुअली क्या है? स्टार्च है. स्टार्च क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड. इसके ऊपर जब फंगस लग गया तो दरअसल वो उससे अपनी न्यूट्रिशन हासिल कर रहे हैं. अभी मैंने जो फंगस बनाया था राइजोपस, वो एक्चुअली सैप्रोट्रॉफिक फंगस. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास इसके अंदर क्या आ जाता है? राइजोपस आ जाता है. वन ऑफ द टाइप इज सैप्रोट्रॉफिक फंजाई. उसके बाद आइए दूसरी टाइप आपके पास है सिम्बियोटिक फंजाई. अच्छा, बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है अगर आपको कुछ कॉपी करना है कर ले, फिर मैं आपको सिम्बियोटिक फंजाई की डिटेल्स में बता दूं.
ठीक है, अब आपकी तवज्जो जरूर। मैंने आपको बेटा पीछे सिम्बियोसिस बताई दी है, दोबारा सुन लीजिए। दो लिविंग्स के दरमियान ऐसा ताल्लुक कि जिसमें किसी को नुकसान ना पहुंचे, बल्कि दोनों को फायदा पहुंचे या कम से कम एक को फायदा पहुंचे। ठीक है, दोनों बातें। These fungi obtain nutrition without harming the host. Without harming the host, rather
ठीक है, एक कहलाती है लिचेंस और एक कहलाती है माइकोराइज। लिचेंस किसे कहते हैं? मेरे ख्याल से यहाँ पे बेटा वो कोई भी स्टूडेंट बता सकता है लिचेंस किसे कहते हैं? कौन बता रहा है? व्हाट इज लिचेन? ये देखिए, ये ब्लू कलर से फंगस बना रहा हूं और इसके अंदर ये एल्गा बना रहा हूं। ठीक है, इसके अंदर ये मैं एल्गा बना रहा हूं, यानी ऐसी सिम्बियोसिस जिसमें एल्गा और फंगस दोनों मौजूद। ये एल्गा क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के जरिए खाना बनाते हैं। वो खाना किसको मिल जाता है? वो खाना जो है वो इस फंगस को मिल जाता है। ठीक है, फंगस क्या करता है? ठीक है, फंगस क्या करता है? फंगस सूरज की जो तेज शुआएं हैं जो एल्गा को नुकसान पहुंचा सकती थी, उससे एल्गा को प्रोटेक्शन, क्योंकि लिचेंस आमतौर पे वहां पे होती है जहां पे सख्त गर्मी होती है। वहां पे इवन क्या है कि इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता, तो बिल्कुल गर्म इलाके हॉट डेजर्ट्स वगैरह में वहां पे आपको लिचेंस मिलेंगे। लेकिन दोनों मिल बैठ के काम कर रहे हैं कि एल्गा जो है वो फोटोसिंथेसिस के जरिए खाना बना रहा है और फंगस जो है वो क्या कर रहा है? हार्श रेज ऑफ सन, हार्श रेज ऑफ सन से जो है वो एल्गा को प्रोटेक्शन देना। ठीक है, ये सिम्बियोटिक बन जाएगी। आपके पास पहली एग्जाम्पल है पेशेंस, करें नोट करें। ये बाकी तो आप लोगों ने कर लिया था ना। An example of mycorrhiza. This is not the example, rather it is the symbiosis. I'm going to tell you the examples.
ठीक है, तवज्जो आपकी इधर होगी। सिम्बियोसिस, सिम्बियोटिक फंजाई में दूसरी आपको एग्जांपल दे रहा हूं, माइकोराइजी। अक्सर स्टूडेंट इस चीज को भूल जाते हैं, बहुत गौर से सुने। अगर आप इसके नाम पे गौर कर लें तो आपको क्या कहते हैं कि ये याद रहे। माइको कहते हैं फंगस को, राइजी कहते हैं रूट्स को। फंगस सर्विंग एज रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। फंगस जो है वो वेस्कुलर प्लांट्स की रूट्स के तौर पे जो है वो सर्व कर रहा है। ठीक है, फंगस सर्विंग एज रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट जो है उसकी रूट्स के तौर पे वो सर्व कर रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये आपके पास वेस्कुलर प्लांट है। फंगस के बारे में बात करें तो फंगस जो है ये आपके पास फंगस फॉर्म, जो ग्रीन से मैंने बनाया ये फंगस, या रूट हेयर्स के तौर पे सर्व कर। रूट हेयर्स के तौर पे सर्व क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो वेस्कुलर प्लांट है इसकी अपनी रूट हेयर्स नहीं। पाइनस का नाम आपने सुना हो, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आपने पाइनस प्लांट का नाम सुना हो। ठीक है, वो जो पाइनस का पौधा है, वो जो पाइनस का पौधा उसके बाद रूट हेयर्स नहीं होती, तो ये फंगस जो है ये दरअसल उसके लिए रूट हेयर्स के तौर पे बिहेव करता है। और वाटर और सॉल्ट्स की याद रखिएगा, एक पौधे के अंदर वाटर और सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन से रूट हेयर्स के जरिए। ठीक है, तो माइकोराइजी, माइको का मतलब फंगस। जब भी कहीं पे वर्ड माइक MYC आ जाए, स्टडी फंगस की माइकोलॉजी कहलाती है। ठीक है, स्टडी ऑफ फंगस कॉल्ड माइकोलॉजी। तो फंगस व्हेन सर्विंग एज रूट्स, फंगस जो है जब रूट्स के तौर पे सर्व कर रहे हैं उसको हम नाम दे रहे हैं माइकोराइजी। अब यहां पे आपको दो तरह की माइकोराइजीज पढ़नी है। एक पढ़नी है एक्टोमाइकोराइजी और एक आपने पढ़नी है एंडोमाइकोराइजी। ठीक है, एक एक्टोमाइकोराइजी आपने पढ़नी है और एक आपने पढ़नी है एंडोमाइकोराइजी। ठीक है, तो वन इज एक्टो एंड द अदर इज एंडोमाइकोराइजी। करें, नोट करें।